हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में। बहुत अतरंगी से क्वेश्चन इसमें आए थे। समझेंगे हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से, थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होती हैं। काफ़ी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इसमें, यह मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसकी फाइल प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इसमें दी हुई हैं। In which type of attachment an infant become anxious before the primary caregiver leaves and become very upset when he or she goes out, and both seek and resist contact on his or her return। उनके आने पर ऐसा होता है कि ऐसा अटैचमेंट होता है जब प्राथमिक देखभाल करता जो केयर गिवर होता है बच्चे से दूर जाता है, और जब वापस लौट कर आता है तो बच्चा चाहता है कि ये मेरे पास रहें, और उनका विरोध भी करता है कि ये दूर चले जाएं दोबारा से, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरह का ये बिहेवियर बच्चा शो करता है। इस प्रकार के अटैचमेंट को बोलते हैं एम्बिवलेंट अटैचमेंट, यानी उभयलिंगी लगाव। ठीक। अवॉइडिंग अवॉइडेंट अटैचमेंट क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड डिसोरिएंटेड अटैचमेंट क्या है, एंड सिक्योर अटैचमेंट क्या है, इनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं। जो एम्बिवलेंट अटैचमेंट होता है, बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन सेपरेट फ्रॉम अ केयर गिवर, बी एंग्री एंड रेसिस्ट कॉन्टेक्ट व्हेन केयर गिवर रिटर्न। जब वो वापस आते हैं तो गुस्सा भी होता है, विरोध भी करता है, और जब वो दूर जाते हैं तो वह तनाव में भी आ जाता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट, एन अटैचमेंट स्टाइल दैट कैन डेवलप इन चिल्ड्रन व्हेन दे डिड नॉट रिसीव द केयर एंड अटेंशन दे नीड फ्रॉम देयर केयर गिवर। जो उनके देखभाल करता होते हैं, जब उनसे अपेक्षित देखभाल और अटेंशन, मतलब क्या होता है अटेंशन उनसे नहीं मिलती, तो उसको अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट अटेंशन मतलब होता है, इसका हिंदी क्या होता है दिमाग में भी आ नहीं रहा मेरे। डिसऑर्गेनाइज एंड डिसओरिएंटेड अटैचमेंट, ये पेरेंट्स के बिहेवियर पर निर्भर करता है कि माता पिता का आपस में अगर काफ़ी टाइम तक अच्छा बॉन्ड ना हो, पुअर बॉन्ड होता है चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स के बीच में या पेरेंट्स के आपस में, तो यहाँ से डिसऑर्गेनाइज डिसओरिएंटेड अटैचमेंट शुरू हो जाता है। सिक्योर अटैचमेंट बेस्ड अटैचमेंट होता है, डेवलप्ड इन इन्फेंसी थ्रू अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड देयर प्राइमरी केयर गिवर। तो ये अटैचमेंट्स की थोड़ी सी परिभाषा होगी, इसको और आप अच्छे से आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मेमोरी इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अ familiar visual sights from unfamiliar ones when they shown at the same time। एक ही समय पर दिखा हुआ चित्र और अपरिचित, यानी जिस चित्र को कभी नहीं देखा, वो दोनों अगर एक साथ आ जाए तो उन दोनों के बीच में अंतर कर सको, इसको आप कौन सी मेमोरी बोलोगे? वर्किंग मेमोरी, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, या इकोइक मेमोरी। तो इसे हम बोलते हैं दृश्य पहचान स्मृति, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी। देखो यहाँ पे समझ में आ ही रहा है, यहीं से पढ़ने पे आपको विजुअल साइड से दिख रही है, एक जो आपके फेमिलियर है और एक जो आपको अनफेमिलियर है। फेमिलियर वो है जिसको आपने देखा है, अनफेमिलियर वो है जिसे आपने नहीं देखा है। दोनों अगर सेम टाइम आती हैं, दोनों में अंतर कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली विजुअल रिकॉग्निशन मेमोरी ही ये होगा। यानी क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज करेक्टली मैच्ड। संवेदी गतिशील चरण से कौन सा विकल्प सही ढंग मेल खाता है? प्याजे का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ सिंबल्स विच बिगिंस इन सिक्स्थ सब स्टेज, 18 से 24 महीने। हाँ, जो आपकी पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी 6 सब स्टेजेस हैं। तो जो सिक्स्थ स्टेज होती है उसमें जाके बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। Categorization depends on representational thinking, which develops during sixth sub-stage 18 to 24 months। ये गलत है। कैटेगराइजेशन यानी जो वर्गीकरण है ये विकसित होता है बच्चे में 7 से 11 साल की उम्र के बीच, जब बच्चा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो पियाजे की थर्ड स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तब आएगा ये। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। फर्स्ट किस में दे रखा है? ए में। तो ओनली वन यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दे लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, कौन सा विकास सही ढंग से मेल खाता है, विच इज करेक्टली मैच्ड।
इसके जो आंसर की में मैंने जो लिखा है वो गलत लिख दिया है, बी लिख दिया है, जबकि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे के हिसाब से ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। अगर बच्चे की आंखों के सामने से कोई चीज़ हट गई है तो फिर भी वह है दुनिया में, इसकी बच्चे को जानकारी होना ऑब्जेक्ट परमानेंस है। बिल्कुल ठीक। इट डेवलप्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज। ये सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होती है, ये भी सही है। अभी हमने देखा था सेंसरी मोटर स्टेज की 6th सब स्टेज में ये विकसित होती है 18 से 24 महीने के बीच में। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स सेंस ऑफ सेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। विलियम जेम्स के आत्मबोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलो देखते हैं इसको। मैं स्वयं, एक व्यक्ति अपने बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से क्या जानता है? मुझे स्वयं, व्यक्तिपरक इकाई जो अपने बारे में जानना चाहती है। आई सेल्फ, व्हाट अ पर्सनल ऑब्जेक्टिवली नोन about himself, herself, me self, a subjective entity that seeks to know about itself। देखो दोनों गलत हैं। आई जो होता है वो होता है आपकी सब्जेक्टिव एंटिटी, ठीक है, और मी जो होता है वो होती है ऑब्जेक्टिव एंटिटी। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, आई सेल्फ जो है वो यहाँ आना था, मी सेल्फ जो है वो यहाँ आना था, दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू हेल्प फैमिलीज मीट यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट नीड्स। परिवारों को युवा बच्चाओं की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? देखो ये जो क्वेश्चन अगर NIOS से बनता तो यहाँ पर लिखा होता मीट स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप। प्रारंभिक हस्तक्षेप जरूरी है बच्चे की शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, कि स्टार्टिंग से ही आप बच्चे पर ध्यान देना प्रारंभ कर दो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको अर्ली इंटरवेंशन ही चूज करना है। ये बाकी टाइप हैं, फैमिली सिस्टम इंटरवेंशन क्या होता है, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, यानी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ लो बर्थ वेट बेबी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम वजन वाले बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार है? देखते हैं कौन सा कारक है। पुअर न्यूट्रिशंस बिल्कुल हो सकता है, इनएडिक्वेट पेरेंटल केयर, स्मोकिंग, एक्सपोजर टू स्ट्रेस। ठीक है, तीनों के तीनों ही रीजन बच्चे की बच्चे के लो वेट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वेल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज एजुकेटेड फैमिली। अगर कोई शिक्षित समाज है तो भाई बच्चे पे तो वो ध्यान देंगे ही। मेडिकल फैक्टर प्रीडेटिंग द प्रेगनेंसी सच एज हैविंग नो चिल्ड्रन और मोर देन 4 चिल्ड्रन, ये भी हो सकता है। कोई भी गर्भावस्था से पहले कोई चिकित्सा कारक हो सकते हैं, जैसे कोई भी बच्चा ना होना या 4 से ज़्यादा बच्चे होना, तो ये भी इसका कारण बन सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही कारक हो सकते हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन पियाजे अप्रोच व्हाट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशन। पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशन का मतलब क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब 7 से 11 वर्ष की आयु और थर्ड स्टेज। इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेटियन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी सही है।
इस एज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग तो डेवलप हो जाती है, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाकर डेवलप होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल डेकलेज। हॉरिजॉन्टल डेकलेज क्या है? देखो, पियाजे की थ्योरी में पियाजे ने हॉरिजॉन्टल डेकलेज के बारे में बात की। हॉरिजॉन्टल डेकलेज में ये होता है कि बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो एक सिचुएशन में तो वह उस कॉन्सेप्ट को लगा पा रहा है, लेकिन उसी प्रकार की दूसरी सिचुएशन में वह उसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेकलेज। यानी एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो एक फॉर्मूला यूज कर पा रहा है, वही फॉर्मूला उसी प्रकार की दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नहीं लगा पा रहा। ये हॉरिजॉन्टल डेकलेज है। इट इज अ पियाजेटियन टर्म फॉर इनएबिलिटी टू ट्रांसफर लर्निंग ऑफ वन टाइप ऑफ कंजर्वेशन टू अदर टाइप। बिल्कुल सही। कोज द चाइल्ड टू मास्टर डिफरेंट टाइप ऑफ कंजर्वेशन टास्क एट डिफरेंट एजेस। यह बच्चे की अलग अलग उम्र में विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यों में महारत हासिल करने में मदद करता है। ये भी ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को वो संरक्षित कर सके अलग अलग उम्र में, तो उसमें ये यहाँ तो महारत लिखा है, लेकिन उसमें मास्टर करने में भी काम करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल डेकलेज में क्या होगा, कॉन्सेप्ट को वो दोनों जगह सही, एक ही कॉन्सेप्ट को दो जगह नहीं लगा पाएगा, एक को एक ही जगह लगा पाएगा। तो अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग तरीके से लगाना वो सीखेगा अलग अलग एज में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये लिखा है हॉरिजॉन्टल डेकलेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूचुअल रेगुलेशन व्हाट इज स्टिल फेस पैराडाइम। देखिए, स्टिल फेस पैराडाइम एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। यही है अतरंगी क्वेश्चन की जिनकी मैं बात कर रहा था। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा होता है तो उसकी जो मदर होती है वो बच्चे को छोड़कर चली जाती है, यानी दूर जाके खड़ी हो जाती है। तो बच्चा अपनी माँ के ध्यान को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट्स करता है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालेगा, लेकिन जो मोम है वो पलटेगी नहीं, और अगर पलटेगी तो उनका फेस ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था। यानी कि बच्चे की आवाज़ से, बच्चे के क्रियाकलापों से फेस बदलेगा नहीं, स्टिल फेस पैराडाइम यानी पैसा का वैसा ही फेस रहेगा। ठीक है, इस तरह की एक शोध की गई थी। तो ये क्या है, इट इज़ रिसर्च मेथड यूज टू मेजर म्यूचुअल रेगुलेशन इन्फेंट 2 to 9 months ओल्ड। तो 2 से 9 महीने के बच्चे जो होते हैं उनके बीच में किस प्रकार के बॉन्ड बन रहे हैं अपने केयर गिवर के प्रति, उसकी जांच करने के लिए इस तरह का रिसर्च किया गया था। इट फॉलोज अ नॉर्मल फेस टू फेस इंटरेक्शन। नॉर्मल फेस टू फेस इंटरेक्शन एक प्रणाली होती है, उसका अनुसरण करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम का एक प्रकार है जिसमें उत्तेजना से परिचित होना प्रतिक्रिया को कम करता है, धीमा करता है या रोकता है। इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच फेमिलियरिटी विद द स्टिमुलस रिड्यूस स्लो और स्टॉप अ रिस्पॉन्स। जब एक ही प्रकार का आपको पुनर्वलन या रीइंफोर्समेंट बार बार मिलता है तो आप उसके आदी हो जाते हो, आपको उसकी हैबिट हो जाती है, तो फिर आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जैसे आप पहले से रिएक्ट कर रहे होते हो। तो इसे बोलते हैं आदी होना या हैबिचुअल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, लगाव के संदर्भ में विचित्र स्थिति क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटैचमेंट व्हाट इज द स्ट्रेंज सिचुएशन। अधिगम तकनीक, प्रयोगशाला तकनीक, नृत्य तकनीक, राजनीतिक तकनीक, लर्निंग टेक्निक, लेबोरेटरी टेक्निक, डांस टेक्निक या पॉलिटेक्निक टेक्निक। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटैचमेंट की बात चल रही है, ठीक है, तो अटैचमेंट को लेकर एक तरह की
लेबोरेटरी टेक्निक का प्रयोग किया गया। इस लेबोरेटरी टेक्निक में क्या किया गया? अगेन इसमें एक बच्चा था, ठीक है, बच्चा था, बच्चे के पास उसके केयर गिवर थे। केयर गिवर हो सकते हैं या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। बच्चा था, उसके पास पेरेंट्स थे। उनके पेरेंट्स के पास कौन आता है? एक स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर थोड़ी देर पेरेंट्स से बात करता है, उसके बाद पेरेंट्स चले जाते हैं और स्ट्रेंजर जो आया था वो बच्चे के पास रुक जाता है और थोड़ी देर बाद पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। तो जब पेरेंट्स गए थे और स्ट्रेंजर बच्चे के पास रुका था, उस समय बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा था, इस प्रकार से एक रिसर्च की गई थी। इसे लेबोरेटरी टेक्निक बोला गया था, ठीक है। अभी एक प्रकार की स्ट्रेंज सिचुएशन ही इसे स्ट्रेंज सिचुएशन नाम दिया गया था, ठीक। इस प्रकार की टेक्निक को स्ट्रेंज सिचुएशन नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से ये शोध हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे शोध चल रहे थे। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स। स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स वो इन्फेंट्स होते हैं जो अन्य बच्चों से छोटे होते हैं, अन्य इन्फेंट्स से छोटे होते हैं, यानी जो नवजात शिशु होते हैं, अन्य नवजात शिशु को जिस आकार में, जिस वजन में होना चाहिए उससे थोड़े छोटे रहते हैं। Infants whose birth weight is less than of 90% of all babies at the same gestational age, यानी उसी अवस्था के अन्य बच्चों से 90% कम वजन होता है, 90% से कम वजन हो जाता है इनका। और देयर स्मॉल साइज इज जनरली द रिजल्ट ऑफ इनएडुकेट पेरेंटल न्यूट्रिशन। उन्हें क्या होता है? जन्म पूर्व अच्छा पोषण नहीं मिलता, इस कारण ऐसा होता है। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पेरामेंटल पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। स्वभावगत पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इजी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विथ इरिटेबल temperament, irregular biological rhythms and intense emotional response. Difficult children, children with generally happy temperament, regular biological rhythms and readiness to accept new experiences. दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। इजी चिल्ड्रन जो रहेंगे, इजी चिल्ड्रन जो रहेंगे वो हैप्पी होते हैं और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज, किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। और जो दूसरे रहेंगे आपके डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन रहेंगे, वो थोड़े इरिटेटेड होते हैं, वो माहौल में ढलते नहीं हैं, इमोशनली भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। हमसे पूछा था कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो दोनों ही करेक्टली मैच्ड यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर पूछते कौन सा करेक्ट मैच है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड विथ रेफरेंस टू टाइप्स ऑफ एंजाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्ट्रेंज शिशु विकास के संदर्भ में, चिंता और प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्ट्रेंज एंजाइटी इज वेरीनेस ऑफ स्ट्रेंज पीपल एंड प्लेस shown by some infants during the second half to 3 years. Separation anxiety is the distress shown by an infant when a familiar caregiver leaves. ठीक है, दोनों ही सही है। स्ट्रेंज एंजाइटी कब होती है? स्ट्रेंज एंजाइटी तब होती है जब कोई स्ट्रेंज पीपल उनको मिले या स्ट्रेंज प्लेस पर वो पहुंच चले जाएं, स्ट्रेंज प्लेस पर उनको छोड़ दिया जाए। और सेपरेशन एंजाइटी कब होती है? कि जो उनका केयर गिवर है वो उनको छोड़ के चला जाए। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड
व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या होता है आपको पता होगा, एक प्रकार का मोटापा होता है। ठीक है, तो जो एडल्ट होते हैं उनका मोटापा अलग होता है, चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं उनका मोटापा अलग होता है, क्योंकि ग्रो कर रहे होते हैं। कई बच्चे जो बचपन में मोटे होते हैं बड़े होके स्किनी हो जाते हैं। एक्सट्रीम ओवरवेट इन रिलेशन टू एज, सेक्स, हाइट एंड बॉडी मास इंडेक्स, बिल्कुल ठीक है। आयु, लिंग, ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से अधिक वजन हो जाएगा तो हम उसको मोटापा बोलेंगे। इट इज डिफाइंड इन चाइल्डहुड एज हैविंग अ बॉडी मास इंडेक्स एट और एबव द 95th परसेंट ऑफ ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व के 95% से अधिक वजन हो जाता है उसी आयु और लिंग के आधार पर, तो उसे हम मोटापा कहेंगे। दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में लिखा हुआ है, इसे आप एक बार पढ़ लेना। देखो इन चीज़ों को ऐसा नहीं मत करना कि बैठ के इन सब के नोट्स बनाना शुरू कर दो, इन चीज़ों को एक एक बार आप पढ़ते जाना। पढ़ लोगे एक बार तो दिमाग में ठहर जाएंगी। इज द टेंडेंसी ऑफ ईच ऑफ द ब्रेन्स हेमिस्फीयर टू हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध की विशिष्ट कार्य करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सर्कुलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन या एक्लिमिनाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन मतलब क्या? देखो कल या फिर जो इस वीडियो को ही देख रहे होंगे उन्हें मैं बता दूं कि इससे पहली वाली शिफ्ट का जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा कि ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। कुछ काम है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है और कुछ काम है जो राइट हेमिस्फीयर करता है। ठीक है, अब इन दोनों के अपने अपने स्पेशल फंक्शन है। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट किस काम को करेगा इसको ही बोलते हैं लेटरलाइजेशन। ठीक है, ब्रेन में इतनी पावर है कि अगर लॉजिकल थिंकिंग वाला काम है तो राइट हेमिस्फीयर तक वो कम जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर तक ज़्यादा जाएगा। स्पेशली किससे जुड़ा है? वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ब्रेन के हेमिस्फीयर है इनके जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है इसको हम बोलते हैं लेटरलाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मैंने लगा दी कि मस्तिष्क के गोलार्धों के पार्श्वीकरण से तात्पर्य है कि एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध के कार्यात्मक प्रभुत्व से है, जिसमें एक गोलार्ध दूसरे की तुलना में किसी कार्य के नियंत्रण के लिए अधिक जिम्मेदार होता है या पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। हिंदी की तो बात ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेकोनियम। अब मेकोनियम क्या होता है? इट इज फीटस वेस्ट मैटर, बिल्कुल ठीक है। इट इज एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और कई बार क्या होता है कि जो फेटल होता है वो मैक्रोनियम को किसी भी कारण से अंदर ले लेता है तो कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। यह है फीटल वेस्ट मैटर एंड एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ, दोनों को ही इनको ही मैकेनियम कहा जाता है, मैकोनियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट? सॉरी, मोरालिटी नहीं है, मोर्टेलिटी है। शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ बेबीज बोर्न अलाइव हु डाई विद इन द फर्स्ट ईयर, बिल्कुल ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन, देखो यहाँ पे सीनियर सिटीजन क्यों ही आएगा, सीनियर सिटीजन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू ग्रोस मोटर स्किल एट व्हाट एज कैन अ चाइल्ड मेक अ रनिंग जंप टू 80 to 36 इंच। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो थोड़ा हमारा दिमाग खराब करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन NIOS से बनकर आया हुआ है। तो कौन सा किस उम्र का बच्चा है जो 28 से 36 इंच तक कूद सकता है, मतलब 2.5 से 3 फीट तक की छलांग लगा सकता है? 5 साल का बच्चा 2.5 से 3 फीट तक की छलांग लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम बाल विकास के या CDP के क्वेश्चन कर रहे हैं। सोच जांच विधि के माध्यम से सीखना किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, इस पर तो आधारित रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पे भी रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग अल्टरनेटिव्स पे भी रहेगा।
प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू अननोन पर ये आधारित नहीं होता। देखिए जांच विधि में तो अननोन टू नोन नहीं जाते, नोन टू अननोन जाते हैं, जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा फिर हमारा वही जो कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 इज द आउटकम ऑफ अ सीरीज ऑफ elaborately designed experiments by BF Skinner with rats and pigeon। देखो लग रहा है CDP के क्वेश्चन स्किनर आ रहा है, खोज विधि आ रही है। तो BF स्किनर द्वारा चूहे कबूतरों के साथ किए गए विस्तृत रूप से डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला का परिणाम क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ठीक है। पॉवलव की थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अक्षमता का कारण है? लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफन रन इन द फैमिली, बिल्कुल ठीक है। ये फैमिली में बिल्कुल जेनेटिक हो सकती है। एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद एक्सीडेंट से भी हो सकती है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ, ये प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और जन्म के दौरान की समस्या के कारण भी सीखने की अक्षमता विकसित हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 यू वांट टू सिलेक्ट अ स्टूडेंट लीडर for your class. You as a teacher may think that is better to have a boy as a class leader and select a boy rather than a girl. This statement represent which type of discrimination? एक टीचर क्या है, एक लीडर ढूंढ रहा था क्लास के लिए, तो वो सोचता है कि बॉय लीडर अच्छा रहेगा, तो वो गर्ल की जगह बॉय को चूज कर लेता है। ये किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है? ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें भेदभाव दिखाई दे रहा है कि वह गर्ल को ना चूज करके बॉय को चूज कर रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 25 किसने कहा कि समावेश को एक अवधारणा और मूल्य के रूप में अब कई अर्थों के साथ समझा जाता है? तो ये नॉर्विच ने कहा था। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा करो स्टेटमेंट्स वालों को। 26 टीचर ask all the students to come with some flowers including hibiscus to understand the different parts of the flowers. This types of teaching learning material falls under the category of। शिक्षक छवि छात्रों से गुड़हल सहित कुछ फूल लाने को कहते हैं ताकि वे फूलों के विभिन्न भागों को समझ सकें। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री किस श्रेणी में आएगी? रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्रिपेयर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये आएगी रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, क्योंकि बच्चा रियल फ्लावर वहाँ पे लेकर आ रहे हैं। प्रिपेयर्ड में क्या होता? प्रिपेयर्ड में तब आता जब बच्चा फ्लावर का डायग्राम बना के लेकर आ रहा होता, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहेगा कि टीचर को अगर सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी के बारे में बताना है, तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने एक सोलर एनर्जी का मॉडल ला के रख देगा, सोलर कुकर का मॉडल ला के रख देगा। ठीक, राइट आंसर रहेगा इसका फर्स्ट है सी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर डेवलपमेंट व्हाट इज जेंडर स्कीमा थ्योरी। लिंग विकास के संदर्भ में लिंग स्कीमा सिद्धांत क्या है? थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय सेंड्रा बेम। इन दिस थ्योरी children socialize themselves in their gender roles by developing a mental organized network of information। देखो ये एक थ्योरी दी गई थी, जेंडर स्कीमा जो थ्योरी दी थी सेंड्रा बेन ने ही। ठीक है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बच्चा जो अपने खुद के ज्ञान के आधार पर, अपनी खुद की सूचना के आधार पर अपनी जो जेंडर रोल्स है उनको प्ले करता है, या जेंडर के जो उसके जेंडर का जो रोल है उसको डेवलप करता है खुद के नॉलेज के बेस्ड पर। ठीक है, इस तरह की थ्योरी दी गई थी सेंड्रा बेम के द्वारा। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। शायद मैंने ये थ्योरी यहाँ पे ऐड भी कर रखी है। ये देखो, ये थी जेंडर स्कीमा थ्योरी। According to gender schema theory, children process information partially based on gender type knowledge. According to this theory, children pay attention to remember information related to their gender.
अपने जेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के प्रति वो अटेंशन रखता है और उन इन्फॉर्मेशन को वो ध्यान रखता है, उस प्रकार से वो जेंडर रोल तय करता है। ठीक है, ये जेंडर स्कीमा थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अंडर द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब जो आरटी एक्ट 2009 है उसके हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर सकती हैं। मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, स्कूल के काम को मॉनिटर करेगा, बिल्कुल ठीक है। प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, ये भी ठीक है। अमेंड एनी डिसीजन मेड बाय द स्कूल डायरेक्टरेट, स्कूल डायरेक्टरेट के द्वारा, एजुकेशन डायरेक्टरेट, स्कूल नहीं एजुकेशन डायरेक्टरेट है भैया, एजुकेशन डायरेक्टरेट के द्वारा किसी भी निर्देश को बदल सकता है, यह काम वह नहीं कर सकता। अगर कोई उसे गलत लगता है निर्देश तो उसको बदलने की अपील कर सकता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन वह नहीं कर सकता, इतनी शक्तियां उसके पास नहीं होती। फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, आर्टिकल 15 किस प्रकार के भेदभाव से मना करता है। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ग्राम पंचायत डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, ग्राम पंचायत में क्या नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत में एक वहाँ का सेक्रेटरी होता है, ब्लॉक ऑफिसर नहीं होता, पंचायत रेसिडेंस प्रेसिडेंस होता है, और वार्ड मेंबर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक अधिकारी ग्राम पंचायत का भाग नहीं होते। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सारे सिर्फ इंग्लिश में ही है, उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्कूल से आने के बाद उतना ही टाइम मिलता है तो उतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़े कर करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट रहे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो वह भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।